नमस्कार मित्रों, एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हिंदी की सेकंड क्लास मॉडल पेपर के रूप में वापस लेकर के आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, इस परीक्षा में देखना, आप जो कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये पढ़ के जाना। ठीक है, 12वीं क्लास हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर है, बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार डिजाइन किया गया है। ठीक है, 12वीं क्लास हिंदी अनिवार्य का पेपर है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न कौन सा है? नंबर 1। हाँ, एक मैं ये जानकारी बता दूं, कल मैंने जो मॉडल पेपर डाला था उसके अंदर पहले मैंने गद्यांश ले लिए थे, एक गद्यांश ले लिया था, एक पद्यांश ले लिया था, लेकिन वो उसमें क्या है कि गद्यांश पद्यांश लेना नहीं था, बल्कि अब एज इट इज पैटर्न है, यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर देना अपनी प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका के अंदर। यहाँ पर ये प्रश्न है, ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न क्या है? 1 नंबर का है। 1 नंबर का प्रश्न होगा ये। ठीक है, जो आपके परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, पंक्ति में वाह वाह शब्द कौन कर रहे थे? ठीक है, पहला है तमाशा देखने वाले, दूसरा है विद्वान लोग, तीसरा है मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते, और चौथा है भाषा की जटिलता। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बात भाषा के चक्कर में उलझ गई थी, उल्टा तरोड़ा मरोड़ा, लेकिन बात निकलने का प्रयास ही नहीं कर रही थी। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर कौन सा सही होगा। वाह वाह कौन कर रहे थे? जो मूर्ख अर्थ, उसका अर्थ नहीं समझते थे, ये वो लोग, कहने का मतलब वाह वाह कर रहे थे। अगला प्रश्न है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में किसकी आकांक्षाएं बादल राग में पुकार रही हैं? ठीक है, पहला है किसान की, दूसरा है मजदूर की, और तीसरा है दलित की, और चौथा है उपयुक्त सभी। यह कविता, कहने का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, कि बादल राग से ली गई है। किससे ली गई है? बादल राग। बादल राग पाठ के लेखक कौन है? निराला। कौन है? निराला। ठीक है, बादल राग से ली गई है। यहाँ पर बादल राग की पुकार कौन कर रहा है? किसान की, दलित की, मजदूर की और उपयुक्त सभी की। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन पुकार रहा है। ठीक है, किसान भी पुकार है, दलित की भी है और मजदूर की भी है। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? ठीक है, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगे पतंगों को, बाजार में बिकने वाले रंग बिरंगी पतंगों को, बगीचों में उड़ने वाली तितलियों को, बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सही होगा? 3 के अंदर देखिए, बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा उपाय कौन सा है? पहला है, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, दोनों एक ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, बाजार जाओ तो खाली जेब न हो। ठीक है, यहाँ पर बाजार जाओ तो खाली हाथ न हो, यहाँ पर खाली मन न हो। ठीक है, बाजार जाओ तो खाली जेब न हो, और बाजार में कभी अकेले मत जाना। ठीक है, यहाँ पर बाजार के जादू की जकड़ से बचने का उपाय क्या है? तो ये चारों ही ऑप्शन है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का मूल नाम क्या था? मूल नाम कवि परिचय में पूछा जा सकता है, तो आनंदीलाल था। क्या नाम था? आनंदीलाल। ठीक है, ये आनंदीलाल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बताना है 4 नंबर के अंदर सही क्या होगा। 4 नंबर के अंदर सही उत्तर होगा कि सीधा उपाय क्या है? बाजार जाओ तो मन खाली मन ना हो, मन भरा हुआ होना चाहिए। मन भरा हुआ है तो इसका मतलब अपन बाजार में जा रहे हैं, मीन्स अपने पास सब चीजें हैं। ठीक है, मन खाली है तो बाजार का जादू आपके ऊपर खूब चलेगा। आप उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नए राजकुमार ने सत्ता संभालने की चपेटाघात में दंगल का स्थान किसने ले लिया? ठीक है, यह प्रश्न कहां से आ गया है? तो पहलवान की ढोलक। कौन सा पाठ है? पहलवान की ढोलक। कौन सा पाठ है? पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। और उस पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। उस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, नए राजकुमार
जो कहने का मतलब राजा की मृत्यु हो गई, उसके बाद नया राजकुमार आया था, तो नए राजकुमार ने वो लुट्ठन सिंह की कुश्ती करता था राज दरबार में रहकर, तो खर्चे को देख करके फिर राजा ने कहा कि भाई के हॉरिबुल टेरिबुल, ठीक है, मैनेजर सब लोगों ने कहा था, तो फिर कहने का मतलब उसने यहाँ पर गुडरेस को प्राथमिकता दी थी। लक्ष्मी, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र के आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई? पुत्री को अच्छा पढ़ा लिखा कर, पुत्री को अच्छा पालन पोषण कर, पुत्री को समय पूर्व विवाह कर, और पुत्री से अगाध प्रेम कर। कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं कि कौन सही जवाब देता है इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या सही हो जाएगा? इसके अंदर सही हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पुत्री का समय पूर्व विवाह करना। ठीक है, आगे ख्याति कैसे कमाई थी उसके पिता ने। और ये प्रश्न आया है वहां से आया है भक्तिन पाठ से, उस भक्तिन पाठ के लेखक है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण कौन सा है? उपमेय को उपमान के समान बताना, उपमेय को जबरदस्ती उपमान मानना, उपमान से बढ़कर उपमेय को मानना, उपमेय को उपमान मानना। ठीक है, इसके अंदर क्या सही होगा? सही बताइए, इसके अंदर सही हो जाएगा उपमान से बढ़कर उपमेय को मानना। इसके अंदर क्या सही हो जाएगा? उपमान से बढ़कर उपमेय को मानना। ठीक है, तो इसके अंदर ये सही हो जाएगा, उपमान से बढ़कर उपमेय को मानना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अधिपत्र शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है? पारिभाषिक शब्दावली, वीजा, वैलिड, वारंटो और विल। ठीक है, इसके अंदर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर, अधिपत्र को क्या कहेंगे? ठीक है, वारंटो कहा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? वारंटो, एक नंबर का। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में लिखी जाती है? वर्णनात्मक शैली में, विवरणात्मक शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में, अवशेषणात्मक शैली में। ठीक है, हमेशा समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। और रेडियो समाचार की बात की गई है यहाँ पर, तो रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर कौन कौन सी चीज होती है? ठीक है, 3 चीजें होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है इंट्रो, ठीक है, इंट्रो ये हो गया, बॉडी, और ये हो गया समापन। क्या हो गया? समापन। और इसके अंदर क्या होते हैं? 6 ककार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? 6 ककार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? ठीक है, हिंदी वेब पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ठीक है, हिंदी की वेब पत्रकारिता में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, हिंदी के फॉन्ट की, डायनेमिक फॉन्ट की, और हिंदी रुचिकर भाषा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी की कहने का मतलब ये कि पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है? तो इसमें सबसे बड़ी समस्या हो जाती है हिंदी के फॉन्ट की। ठीक है, टाइपिंग में अपन करते हैं, फॉन्ट की सबसे बड़ी समस्या रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। माता पिता, गांधी जी, कृष्णानंद। ठीक है, और ये प्रश्न लिया गया है सिल्वर वेडिंग से। कहां से लिया गया है? सिल्वर वेडिंग। ठीक है, सिल्वर वेडिंग पाठ से लिया गया है। और उस पाठ के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, सिल्वर वेडिंग पाठ से लिया गया है। तो यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब होगा? कृष्णानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृष्णानंद, जिसे अपन कहते हैं किशनदा। ठीक है, किशनदा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य का बोध था, समाज पोषित, राज पोषित, धर्म पोषित और प्रकृति पोषित। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या थी? ठीक है, वो एक समाज पोषित थी। क्या थी वो? एक समाज पोषित थी। ये आपके कहने का मतलब 12 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 12 प्रश्न आएंगे अबसद के ऑब्जेक्टिव, और 12 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का। तो 12 में से 12 नंबर आने की यहां पर 100% संभावना बनती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है,
नियोक्ता शब्द के लिए किस शब्द को प्रयुक्त करते हैं? नियोक्ता शब्द के लिए किस शब्द को? ये भी 1 नंबर के प्रश्न है। अंग्रेजी में कौन सा शब्द हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय। क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर। क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर। ठीक है, नियोक्ता में एम्प्लॉयर। ठीक है, को अगला प्रश्न देखिए, को तुम राधे, को तुम राधे में हरी प्यारी, वानर का इहा का काम। काव्य में, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, को तुम, कौन हो तुम? राधे में हरी प्यारी, राधे में हरी को प्यारी, वानर का इहा क्या काम, मिस वानरों का क्या काम है? मिस बात को बड़ी टेढ़ी कह रहे हैं, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शब्द जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है तो उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट अर्थ की पूर्ति हो जाती है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां पर शब्द शक्ति होगी आर्थी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? आर्थी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? आर्थी व्यंजना। वहां पर कहने का मतलब यह कि शब्दार्थ में व्यंजना के अर्थ पर निर्भर करते हैं, उसका पर्याय रख देने पर भी उसका अभिष्ट अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न है कि युवा पीढ़ी मोबाइल देखते समय हवा में बातें करता है, बातें करता है। ठीक है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? बिल्कुल सही बात है, आज की युवा पीढ़ी मोबाइल देखती है और मोबाइल देखते देखते हवा में बातें करने लग जाते हैं, तो इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, बड़ी व्यंग्यात्मक बात की जा रही है, तो यहां पर ये हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण के, व्याकरण किसका अंग है? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग हैं। कितने अंग? 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य और शासन के कार्यों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार की योग्य भाषा को क्या कहते हैं? ठीक है, योग्य भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। क्या कहा जाएगा? राष्ट्रभाषा। ठीक है, ये आपके कितने थे? 6 प्रश्न थे। ठीक है, 6 प्रश्न थे और 6 नंबर के थे। यहां पर भी आपकी गुंजाइश है 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रश्न नहीं कटना चाहिए, तो कोई भी प्रश्न का गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। अगला, अब ये प्रश्न था कल, क्या है? टाइपिंग एरर की वजह से ये पहले आ गया था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, अपठित गद्यांश है। गद्यांश ऐसा आएगा, पद्यांश ऐसा आएगा, वो कौन सा होगा? अपठित होगा, जो पहले आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पहली बार पढ़ोगे और उसका उत्तर दोगे। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है राष्ट्र चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों और बिल्लों पर नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए ठोस आधार चाहिए। ठोस आधार युवा पीढ़ी के अनुप्रमाणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही बात है, विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन, विदेशी पूंजी, आयात से त्याग, परिश्रम और अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास और राष्ट्र चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी की ओर भागे हैं और उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। समस्या की चुनौतियां स्वीकार न करके हम उनका विकल्प खोजने में लग रहे हैं। आज आवश्यकता एक मनस्वी और राष्ट्र प्रेमी और स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्र चरित्र के विकास की है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना चाहिए? मिस राष्ट्र को जगाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए, युवा पीढ़ी की आत्मा को जगाना। ठीक है, युवा पीढ़ी की आत्मा को जगाना, उसमें क्या होना चाहिए? त्याग, बलिदान, अनुशासन और परिश्रम के साथ आत्मविश्वास की भावना। क्या होनी चाहिए? आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल होनी चाहिए। आप ये जो गद्यांश पढ़ेंगे, इस गद्यांश के अंदर भी इसके उत्तर मिल जाएंगे। आत्मविश्वास राष्ट्र चरित्र ही नहीं बल्कि हमें इसे तेजी से बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न था? इसी गद्यांश में, बड़ा सरल सा एक ग्रामर का प्रश्न पूछेंगे। बढ़ावा, बढ़ावा शब्द का पर्यायवाची गद्यांश में साची, बढ़ावा का पर्यायवाची हो जाएगा विकास। बड़ा सरल सा है, कहीं कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीन्स राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्र चरित्र के विकास के लिए मनुष्य में राष्ट्र प्रेम, स्वावलंबी और अनुशासन की आवश्यकता। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, गद्यांश नहीं पढ़ोगे तो भी आप आराम से, मीन्स राष्ट्र के चरित्र के विकास में किसकी आवश्यकता होती है?
मनुष्यों का राष्ट्र प्रेम, स्वावलंबन होना चाहिए और अनुशासन का होना आवश्यक है। बड़ी सरल क्वेश्चन था ये। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्र चरित्र का मूल्यांकन, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में जीने के लिए ठोस आधार किसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, देश में जीने के लिए ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित किए बिना, मीन्स राष्ट्रीय आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीन्स राष्ट्र के प्रति अपन प्रेम रखेंगे तो राष्ट्र के प्रति भावनाएं जग जाएगी। अगला प्रश्न है, ठीक है, वो गद्यांश था, उस गद्यांश का शीर्षक क्या है? मीन्स राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। मीन्स बड़े सरल क्वेश्चन थे, गद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है। अगला ये है पद्यांश, वैसा का वैसा ही गद्यांश, वैसा का वैसा ही पद्यांश। अब ये इस गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके आप आराम से उत्तर दे सकते हैं कि इस गद्यांश और पद्यांश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आपके कहने का मतलब ये कि गद्यांश भी आएगा 6 नंबर का और पद्यांश भी आएगा आपके 6 नंबर का। तो 6 और 6 ये कितने हो जाएंगे? 12 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी 6 नंबर का, कितने? 6 नंबर का, और वो गद्यांश भी था 6 नंबर का। बस इसको पढ़ करके उत्तर देना है, यहीं पर इनके उत्तर है। ओ हिमानी चोटियों के सजग प्रहरी, तंग सुनी घाटियों के सबल रक्षक, तूने एकाकी समझना आपको, देश तेरे साथ अंतिम विश्वास तक। तू सिपाही सत्य का, स्वतंत्र का, न्याय का, शांति का, तू सिपाही प्राण देकर प्राण ओ प्रबल प्रहरी, जा रहा तू देश हित बलि पंत राही। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं लेखक? जा कि तेरे साथ इस देश का बल, साथ तेरे देश की हर भावना, साथ धन जन और साथ तन मन, साथ तेरी विजय की शुभकामना का प्रश्न। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं प्रश्न, बड़े सरल से प्रश्न है। हिमानी का सजग प्रहरी किसके लिए कहा गया है? ठीक है, बड़ा सरल सा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अपने सैनिकों को कहा गया है। ठीक है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं इसलिए अपन सुरक्षित हैं। सिपाही को किसका रक्षक बताया गया है? सिपाही को केवल मातृभूमि की सीमाओं का ही रक्षक नहीं, अपितु देश की स्वतंत्रता, न्याय और शांति का भी रक्षक। वो वहां पर सीमाओं पर ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं तो कहने का मतलब अपनी स्वतंत्रता है, हमें न्याय मिल रहा है और हम शांति प्रिय तरीके से हम रह पा रहे हैं। तो हमारे सही रक्षक कौन है? देश की रक्षा करने वाले सिपाही। ठीक है, ये काव्यांश, ये पद्यांश था, इसका केंद्रीय भाव क्या था? ठीक है, भाव यह था कि देश की रक्षा के लिए सिपाही अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं और उनके प्रति देशवासियों की कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमें हमारे देश के सिपाहियों के ऊपर गर्व होना चाहिए कि आज उनकी बदौलत आज अपन सुरक्षित रह पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जा की तेरे साथ हैं सिपाही, सिपाही के साथ कौन है? अब सिपाही के साथ कौन है वहां पर बॉर्डर पर? ठीक है, तो देखिए सीमाओं की रक्षा करने वाले सिपाही के साथ देशवासियों की ओजस्वी भावनाएं हैं। ठीक है, और आत्मबल है और सभी का तन मन धन और तो क्या है? शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अपन कर भी क्या सकते हैं? उनको कहने का मतलब ओजस्वी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, उनके प्रति आत्मबल प्रकट कर सकते हैं और तन मन धन से हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे नौजवान सैनिकों के लिए। ठीक है, उनके लिए हम लगा देते हैं। अगला प्रश्न है काव्यांश। इस काव्यांश में किसका चित्रण किया गया है? बड़ा सरल सा है कि जो अपने कठिनाइयां झेलते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले सैनिकों का चित्रण किया गया है। एक सैनिक, जो कहने का मतलब ये कि अपने प्राणों की बाजी लगा देता है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उन सैनिकों के लिए बात की गई है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, हमारे देश के सैनिकों के लिए बात होनी चाहिए, वो इस पद्यांश के अंदर की गई है। इस पद्यांश का शीर्षक क्या है? कि सैनिक हमारे देश का सच्चा भक्त है। ठीक है, और बिल्कुल है ही है साहब, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये आपके कहने का मतलब ये कि एक तो आ गया था गद्यांश, एक आ गया पद्यांश, तो 6 गद्यांश के और 6 पद्यांश के, तो ये हो गए 12 नंबर हो गए। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश मीन्स ये तो हो गए गद्यांश के, ठीक है, और ये हो गए पद्यांश के। ठीक है, ये हो गए पद्यांश के। इन गद्यांश और पद्यांश को आप ध्यान से पढ़कर करना। 6-12 प्रश्न तो अबसद वाले, 6 वो रिक्त स्थान वाले, 12 और 6 18, 18 और 12 ये। ठीक है, 18 और 12 कितने हो गए? 30 नंबर हो गए। मीन्स ये 80 में से 30 नंबर का मसाला तो आपके सामने परोसा हुआ है,
उसमें से आपको छांट छांट के लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर देना है। कितने शब्दों में? 40 शब्दों में देना है। ये आया है जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम से कि खोज पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है, खोज पत्रकारिता का आशय है कि ऐसी पत्रकारिता से जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर जो खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में स्टिंग ऑपरेशन करती है, यह सरकारी क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखती है। मिस आज कहने का मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। मिस ये कि कितनी ही अपन देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, कितनी ही ये फर्जी तरीके से लोग अपना काम करवाते हैं। तो मीडिया का दायित्व है, मीडिया का कहने का मतलब प्रथम कर्तव्य, हम कहने का मतलब भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं, मिस पत्रकारिता को। तो खोजी पत्रकारिता मिस ये कि किसी भी खबर को खोज करके उस तथ्य के, उसके अंदर जो सत्य तथ्य हैं उनको सामने लाते हैं और जो झूठे हैं उनको भी, उनका भी पर्दाफाश करने का काम करते हैं। ऐसी होती है खोजी पत्रकारिता। अगला प्रश्न देखिए, खेती न किसान को, उत्तर खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, नौकर को न नौकरी। ठीक है, इस प्रकार तुलसी देखी हाहाकार करी कवित्व में किस स्थिति का चित्रण किया गया है? यह प्रश्न लिया गया है आपके तुलसीदास। उस पाठ के लेखक कौन है? तुलसीदास। ठीक है, यहां पर इस कवित्व, ये क्या है? कवित्व तत्कालीन बेकारी रोजगारी स्थिति का चित्रण किया गया है, क्योंकि उस समय किसान खेती से, व्यापारी व्यवसाय से, भिखारी भीख से, नौकर नौकरी न मिलने से परेशान थे। गरीबी रूपी रावण ने सारे समाज को क्या कर रखा था? व्यथित और दुखी और पीड़ित कर रखा था। उसके बारे में तुलसीदास ने यह बात कही है इस कवित्व के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन। ठीक है, भक्तिन पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अब इसके अंदर क्या है? इस कहानी अधूरी है, उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका ने ऐसा कब और क्यों कहा, समझाकर लिखिए। भक्तिन हर दशा में अपनी मालकिन की सेवा करने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। मिस भक्तिन जो बिल्कुल ठेठ देहातीन थी, वो शहर में आ गई थी। मिस महादेवी वर्मा के कार्य में सहयोग कर रही थी, लेकिन वो मालकिन की सेवा करने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन लेखिका कौन? महादेवी वर्मा के साथ कारागार में जाने और अन्याय के खिलाफ बड़े लाट से लड़ने से उद्यत थी। एक प्रकार से वह अपने जीवन तक लेखिका के साथ निभाना चाहती थी। उसके हर आचरण पर ऐसा सेवा भाव देकर लेखिका ने कहा कि उसकी कहानी अभी भी अधूरी है, उल्लेख करना भी संभव नहीं है। ठीक है, ये बात अंत में, पाठ के अंत में महादेवी वर्मा ने ये बात कही है। अगला प्रश्न देखिए, कविता लेखन। कविता लेखन में लेखक की सहायता मराठी शिक्षक कैसे करते हैं? ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है? आनंदा। ठीक है, कौन है? आनंदा। और ये पाठ कौन सा है? जूझ। जूझ पाठ से प्रश्न लिया गया। जब लेखक को कोई कविता बन जाती है तो लेखक उसे संशोधन हेतु शिक्षक के पास घर जाते हैं और उसे देखते ही शिक्षक उन्हें शाबाशी देते हैं और कविता शास्त्र पर लेखक का पूरे व्याख्यान देते हैं। उसका प्रयोग होने पर उसके भावों, भाषा शैली, रस, अलंकार, छंद आदि का बोध कराते थे। उन्हें अलग अलग प्रकार से संग्रह देते थे। मीन्स ये कि लेखक जो कहने का मतलब आनंदा था, वो कविता कहने का मतलब कविता लिखने की ऐसी उनमें कला हो गई थी। मीन्स ये कि खेत पर पानी दे रहे हैं तो उस पर समय भी कविता कर रहे थे। भैंस चरा रहे थे, भैंस की पीठ के ऊपर भी ये छोटी छोटी जो पत्थर की टुकड़ियां होती है ना, उसको लेकर के उसके ऊपर लिख रहे हैं। आप किताब के अंदर देखोगे तो भैंस की पीठ पर वो लिखते हुए रस लिखता हुआ दिखाई दिए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा है? डीके जी हॉल। ठीक है, डीके जी हॉल ये कहां से लिया गया है? अतीत के दबे पांव। ठीक है, ओम थानवी की विशेषता क्या है? बड़ी बस्ती पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम से ही एक हल्का डीके जी कहलाता है। डीके जी हल्का क्या कहलाता है? काशीनाथ दीक्षित के नाम से कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची मोटी और सभी घर पक्की ईंटों के और पहली मंजिल पर केवल प्रवेश द्वार हैं। खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर रहती हैं, छोटे बड़े भी, किंतु एक कतार में। बस्ती में एक मुखिया का घर भी है और 2 आंगन चौक में करीब 20 कमरे हैं। ठीक है, ये ओम थानवी के पाठ से लिया गया है।
अगला प्रश्न है आपके 3 नंबर का, 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 10 से 13 तक 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना है। 14-15 के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है। ठीक है, अब ये प्रश्न है आपके सामने, बुगलों के पंख। ठीक है, उमाशंकर जोशी के पाठ से लिया गया है। ठीक है, कविता में वर्णित भाव कल्पना पर प्रकाश डालिए। एक तो ये प्रश्न, इसका अथवा में अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है बढ़िया, नहीं तो दूसरा प्रश्न पढ़ लेना। भ्रातृ शोक में राम की दशा में कवि प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मिस, परीक्षा के अंदर प्रश्न आएगा, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। प्रश्न नंबर डालना मत भूलना, और प्रश्न कंटिन्यू, प्रश्न खत्म हो जाए उसके बाद एक लाइन छोड़ना, स्केल से लाइन खींच देना पेंसिल से, और उसके बाद लिखना कंटिन्यू। ये जैसे कि उत्तर खत्म हो गया फिर वापस प्रश्न डाल दिया, उससे एग्जामिनर क्या है कि समझेगा यार कि ये पॉइंट है या प्रश्न है। ठीक है, इस कविता में प्रकृति सौंदर्य के सुंदर भाव बिंबों को प्रस्तुत करने वाली कविता काले बादलों से भरे आकाश में बनाकर उड़ते हैं। श्वेत बगुलों को देखता है, उस दृश्य को देखकर प्रतीत होता है कि मानो काजल लगे बादलों के मध्य संध्या की सफेद काया तैर रही है। शाम को श्वेत और लाल वर्ण जो सूर्य की लालिमा से युक्त होता है और आकाश में सफेद बुगलों की साम्य करती सी प्रतीत होती है। इस दृश्य में बंदी कविता आंखें निरंतर टकटकी लगाकर उनका पीछा कर रही है, अर्थात इतना मनोरम दृश्य जिसे आंखें हटने का नाम नहीं ले रही है। अगला प्रश्न अथवा का उत्तर है। महाकवि तुलसीदास की भक्ति भावना के कारण भले ही कह दिया जाए प्रभु श्री राम विलाप करते समय नर लीला कर रहे थे, परंतु प्रिय भ्राता लक्ष्मण की मूर्छित होने पर अनिष्ट आशंका से श्री राम ने जो विलाप किया है उसका चित्रण तुलसी ने सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में किया गया है, क्योंकि सच्ची अनुभूति द्वारा ही मार्मिक को करुणाजनक चित्र प्रस्तुत हो सकता है। इस बात से हम पूर्णतया सहमत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जाति प्रथा। ठीक है, अंबेडकर साहब के पाठ से लिया गया है। जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देती है। एक तो ये प्रश्न, ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला देखो। बाजार में किसी लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय करने की शक्ति। इस रूप में वह एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना कर रहा है। इसे आप कहां तक सहमत है? तो इसका उत्तर ये जाति प्रथा वाले का उत्तर तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ करके इसको जवाब देना है। ठीक है, आप पढ़िए, देखिए क्या उत्तर पढ़ रहे हैं आप। आपने पढ़ लिया होगा इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये इसका अथवा वाले का। अथवा में क्या है? बाजार का कार्य है वस्तुओं को क्रय करना। बाजार को अपनी वस्तुओं में बेचने को ग्राहक की जितनी जरूरत होती है उसे किसी लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, उसे सिर्फ क्रय की शक्ति दिखता है। इस मत से देखा जाए कि लेखक का कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। बाजार का व्यवहार सामाजिक समता की रचना करता है, लेकिन इसमें भी क्रेता की समदृष्टि साबित होती है। क्रेता का ही नहीं, क्योंकि क्रय शक्ति से हीन व्यक्ति स्वयं को औरों के समक्ष कमजोर और दुर्बल समझता है और हीनता की भावना उसकी गरीबी की मजाक उड़ाती सी प्रतीत होती है। बिल्कुल सही बात है बाजार दर्शन जनेंद्र जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन में नई दिशा दे सकता है? जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित समझिए। ठीक है, जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव। ठीक है, गुरुजी एक विद्यार्थी को किस प्रकार से नई दिशा दे सकते हैं, उस दिशा के बारे में बताया गया है। अगला ये प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ये करना कि मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना किस रूप में था? अतीत में दबे पांव। इस पाठ के लेखक कौन है? ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी। ठीक है, पाठ के आधार पर बताइए। एक अच्छे गुरु की विशेषता होती है छात्र में रुचि, प्रयास। इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। ठीक है, से प्रोत्साहित करते हैं और कुछ नया करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार लेखक द्वारा तुकबंदी गुरुजी ने सराहना करते हुए अच्छा करने की प्रेरणा दी और जूझ पाठ में मास्टर सौंदलगेकर के साथ रहने से लेखक का न सिर्फ कविता लिखने की ओर रुझान बढ़ा बल्कि एक अच्छा कवि बन गया। मास्टर सौंदलगेकर का प्रभाव, व्यक्तित्व, मार्गदर्शक सहयोग, उसके पढ़ने में अद्भुत शैली को प्रभावित होकर लेखक ने नई दिशा मिलती है। अब इसके अथवा वाले का उत्तर देखते हैं। अब अथवा वाले का क्या उत्तर है? अतीत में दबे पांव। लेखक यह बताता है कि मोहनजोदड़ो के स्तूप से पश्चिम
में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स, ये माधव स्वरूप वत्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुदाई करवाई थी और यह एक ऐसा भवन मिला जिसकी जमीन ईंटों पर गोल गड्ढे उभरे हुए। इस संबंध में पुरातत्ववेताओं का कहना है कि इसमें रंगाई का काम आने वाले बर्तन रखे जाते थे और इस कारखाने में 16 छोटे मकान बने हुए हैं और एक कतार में मुख्य सड़क है और अनुमान है कि यह कारखाने कर्मचारियों या कामगारों के घर होंगे, आशय अंग्रेजों के मकान भी रहे होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा का मानस पुत्र है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सिल्वर वेडिंग पार्ट से इसका अथवा, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो इसका जवाब देना, नहीं आ रहा है तो ये कहो। अतीत में दबे पांव अध्याय के आधार पर वर्णन करना कि इसका क्या उद्देश्य था। यह बात सत्य है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं। ठीक है, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात में वे किशनदा का अनुकरण करते हैं। मानस पुत्र उसे कहा गया है किशनदा को, यशोधर बाबू को, कि वो किशनदा जिस प्रकार का छोटी बड़ी बातों का अनुसरण करते वैसा का वैसे ही वो करें। उनको वो अपने आदर्श मानते थे। किशनदा की तरह ही उनका हाथ मिलाकर हंसना, प्रशंसा पाकर झेपना, ऑफिस में चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर का शुष्क व्यवहार निराकरण करना आदि सभी बातों पर उनकी ही छाप थी। किनकी छाप थी? किशनदा की। ठीक है, जो कौन कर रहे थे? यशोधर बाबू। उसके साथ ही उनके घर पर धार्मिक कार्यक्रम करवाना और सब आदतें किशनदा ने उन्हें लगाई थी। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू किशनदा के क्या थे? मानस पुत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न अथवा वाला, इसका उत्तर देख रहे हैं। ठीक है, अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? मैं बार बार लिख रहा हूं, ओम थानवी। ठीक है, ओम थानवी। ठीक है, इस अध्याय में सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक नगर मोहनजोदड़ो के अवशेषों का वर्णन किया गया है, यात्रा वृत्तांत के रूपों में किया गया है। इस अध्याय के बारे में धारणा है कि वह अपने दौर में घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा है। इस संबंध में माना जाता है कि यह नगर 200 हेक्टर, कितने? 200 हेक्टर पर फैला हुआ था। 200 हेक्टर पर फैला था। इसकी आबादी कोई कितनी थी? 50,000। कितनी थी? 50,000 आबादी थी। 50,000 आबादी थी। ठीक है, 50,000 आबादी थी। और इसका उद्देश्य एक और सिंधु सभ्यता का महत्व बताना और ऐतिहासिक नगर सभ्यता के सुनियोजित विकास में प्राचीन सभ्यता का परिचय देना था। और दूसरी एक तो विशेषता ये हो गई, कहने का मतलब एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, उस समय की समाज व्यवस्था का महत्व बताना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए, तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार। तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार पर क्या करना है आपको? एक आलेख लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देश का विकास गांवों पर निर्भर है। इस पर क्या करना है? फीचर लिखना है। या तो आलेख पूछेगा, फीचर पूछेगा। आपको आलेख बढ़िया आता है लिखना, आलेख लिखिए। फीचर मैंने क्लास में कितनी बार बता दिया है, फीचर इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, वो फीचर लिखना है। ठीक है, इसमें से जो आपको बढ़िया लगे उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, अब देखिए ये आलेख है। तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार, मींस तेल से महंगाई बढ़ रही है। भारत में आम आदमी महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बार बार बढ़ोतरी का प्रमुख हाथ है। तेल की धार लेकर भारत ही नहीं सारे विश्व में अशांति व्याप्त है। हमारे देश में पहले तेल की कीमतें सरकार तय करती थी, परंतु अब तेल कंपनियां स्वयं तय करती हैं। पेट्रोलियम पदार्थों पर आयात मूल्य के अनुसार उन्हें कीमत बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। पिछले कई साल से नीति के कारण लगभग 30% मूल्य वृद्धि हुई है। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। इसी वजह से ट्रांसपोर्टरों को भाड़ा बढ़ा दिया। प्रतिदिन वस्तुओं के दामों में इजाफा होना देशवासियों के लिए एक सबसे बड़ी क्या हो रही है? ये भीषण समस्या है। इस बढ़ती महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ती है। फलस्वरूप उसे महंगाई डायन खाए जा रही है। ठीक है, सरकार ने तेल की कीमतों को घटाने का उपाय करना चाहिए जिससे महंगाई क्या हो जाए? नियंत्रित हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इसका आलेख लिखना है। अगला देखो फीचर। फीचर मैंने आपको कितनी बार लिखा है कि देश के विकास गांवों पर निर्भर है। हमारे भारत देश का विकास किस पर निर्भर है? भारत एक गांवों का देश है। ठीक है, और गांवों की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? वर्षा के ऊपर। ठीक है, कृषि एक मानसून का जुआ है।
अगर वर्षा अगर सही समय पर होगी तो किसान बहुत ही खुशहाल में रहेगा। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांवों का देश है। लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है। गांवों का विकास के लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें गठित है। विकास के लिए स्वीकृत धन न तो समय पर उपलब्ध होता है और न ही पूरा मिलता है। इससे गांवों की योजनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, फलस्वरूप गांवों से पलायन कर लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि गांवों में रोजगार की काफी कमी है। ठीक है, गांव की प्राथमिक उत्पादकों का केंद्र है। में प्रथम जो कोई चीज किसी चीज का उत्पादन होता है तो गांव में होता है, फिर वो शहर में आती है तथा इन्हीं पर देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। गांवों का स्थायी विकास होने से देश का विकास हो सके। अगर हमारे गांव हरे भरे होंगे तो हमारा देश भी हरा भरा होगा। ठीक है, इसीलिए गांवों के विकास और कल्याण के लिए हमारे पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग में सक्रिय नितांत अपेक्षित है। गांव के विकास की दृष्टि शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किसान शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, किसानों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अधिक से अधिक छोटे कुटीर लघु उद्योगों की स्थापना करें, जिससे किसानों की स्थिति सुधर जाए और अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो जाए और किसान लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन नहीं करे। और इसके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को काफी लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100% प्रश्न आने की संभावना है। महादेवी वर्मा। ठीक है, कल भी मैंने बता दिया था महादेवी वर्मा का कवि परिचय। उमा शंकर जोशी का कवि परिचय है, बढ़िया इंपॉर्टेंट आदमी है, इनका भी कवि परिचय। ठीक है, तो आप इसका कवि परिचय देखिए। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सपना, भोरा, शहीद, श्रावणी मेलो, विषमो, उपन्यास है। संस्कृति इनकी पत्रिका है। इसका संपादन, आप इसको कहने का मतलब पॉइंट बना बना करके लिखना, अच्छे नंबर आएंगे। क्या करोगे? पॉइंट बना बना कर लिखना, आपको अच्छे प्राप्तांक प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला महादेवी वर्मा का कवि परिचय आ रहा है। इसके भी आप क्या करना? पॉइंट बना बना कर लिखना, तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं। कल भी मैंने इस महादेवी वर्मा के कवि परिचय पर बात की थी, जो चलने दो। ठीक है, महादेवी वर्मा के कवि परिचय के बारे में अपन ने कल विस्तार से बात कर ली थी। अगला देखिए, अगला ये है पद्यांश। ठीक है, ये हम फिर पर्दे पर, ये पाठ्य पुस्तक से आएगा। किससे आएगा? पाठ्य पुस्तक से आएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से आएगा। ठीक है, ये पद्यांश आएगा। इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ना। अगर ये पद्यांश आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ये पद्यांश, इन दोनों ही पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ करके इनके उत्तर देना, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, हम पर्दे पर दिखाएंगे। ठीक है, हम पर्दे पर दिखलाएंगे। खुली हुई आंखें, बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उनके होठों पर कसमसाहट। आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाना। ठीक है, कौन से पाठ से ली गई है? तो कैमरे में कैद अपाहिज। ठीक है, अगला देखिए, बहुत काली सीन जरा से लाल केसर से धुल गई हो। ठीक है, स्लेट से लाल खड़िया चाट पर मल दी हो किसी ने। नील जल में किसी गौर में झिलमिली देह में हिल रही है और जादू टूटता है उषा का, सूर्योदय हो रहा है। कौन से पाठ से ली गई है? उषा पाठ से ली गई है। ठीक है, जो भी पद्यांश आएगा पाठ्य पुस्तक का आएगा। ठीक है, 2 पद्यांश आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, कोई सा भी जो आपको बढ़िया लग रहा है आएगा अपनी किताब में से। ये क्या है? पठित पद्यांश होगा। पहले क्या आया था? गद्यांश और पद्यांश, वो अपठित थे, उनमें से संभालने थे उत्तर। यहाँ पर क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक का पूछेंगे। ठीक है, आगे कहने का मतलब यही आपको करना है। पूर्व प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश रघुवीर साय की लिखित कविता लोग भूल गए कविता में कैमरे में कैद अपाहिज, कैमरे में कैद अपाहिज से ली गई हैं। कवि ने मीडिया पर व्यंग्य किया है कि अपने कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय बनाने हेतु वह किस प्रकार अपाहिज दर्शक को रुलाना चाहते हैं। ये तो हो गया इसका पूर्व प्रसंग। ठीक है, अब करनी है व्याख्या। लेखक कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक यह प्रयास करता है कि बेहुदे प्रश्नों से अपाहिज होवे
और वो उससे संबंधित दृश्य का प्रसारण कर लिए। इसलिए अपाहिज सूजी हुई आंखें बड़ी करके दिखाता है, वह उसके सुख दुख दर्द में बढ़ा करके दिखाना चाहता है। वह अपाहिज के होठों पर बेचैनी लाचारी दिखाना चाहता है। संचालक कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए प्रयास में सोचता है कि वह अपाहिज की बेचैनी देखकर दर्शकों की उसकी अनुभूति हो जाए। इसीलिए वो कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख को इस तरह दिखाए कि वे अपाहिज के साथ दर्शक भी रोने लगे, जिससे उनका कार्यक्रम क्या हो जाए, रोचक हो जाए। इस प्रकार वे विकलांग आत्मसात कर सके। कविता ने मीडिया व्यापार वृत्ति पर व्यंग्य किया है, ये विशेषताएं ये भी लिखने। कवि ने क्या किया कि मीडिया के व्यापार वृत्ति पर व्यंग्य किया है, किस प्रकार उनकी विकलांगता और दर्शकों की सहानुभूति, और ये पॉइंट बना करके लिखना। भाषा सरल सहज और मुहावरेदार है। अगला देखिए, वही कहने का मतलब शमशेर बहादुर की कविता थी उषा, ठीक है। वही कहने का मतलब ये पूर्व प्रसंग, ये व्याख्या और ये विशेष, ये लिखना है आपको, ठीक है। आराम से आप पद्यांश पढ़ना, ठीक है। इतना समय नहीं है मेरे पास जो मैं पूरा पद्यांश पढ़ करके आपको इसकी व्याख्या करके बताऊं। मैंने इसका हिंदी अर्थ लिख दिया है, तो आप इसको आराम से देख लेना, ठीक है। 2 मिनट और 1 मिनट रुक जाऊं ताकि आप आराम से इसको देख पाए, ठीक है। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है गद्यांश। ये वही बात है, पहले क्या था, पद्यांश था, और ये था, ये भी पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। किससे आएगा, पाठ्य पुस्तक से ही आएगा, ठीक है। ये बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, बाजार दर्शन, ठीक है। और उस पाठ के लेखक कौन है, जैनेन्द्र। उस पाठ के लेखक कौन है, जैनेन्द्र हैं, ठीक है। इस पाठ के लेखक जैनेन्द्र हैं। बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, ठीक है। आप पढ़ना और इसकी व्याख्या करना। व्याख्या में वही कंडीशन होगी, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में यह गद्यांश जैनेन्द्र द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इसमें लेखक उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो अर्थ गलत उपयोग करके बाजार के कपटीपन को बढ़ावा, और ये व्याख्या, ठीक है। और ये कहने का मतलब आप विशेष लिखना। परीक्षा में इस प्रकार से ही लिखना ताकि आपके अच्छे नंबर आने की बहुत ही प्रबल संभावना बन जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है, ये अथवा वाला है, ठीक है। शिरीष के फूल, ठीक है। कहां से लिया गया है, शिरीष के फूल। इस पाठ के लेखक कौन है, मैं पाठ का नाम लिख रहा हूं, शिरीष के फूल, ठीक है। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये पूरा गद्यांश आएगा। गद्यांश को आप पढ़ना और इसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है। अब अगला देखिए आप, गद्यांश, ये वही बातें लिखनी है। अवतरण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष का फूल। अब शिरीष का फूल कहां से लिया गया है, तो कल्पलता से, ठीक है। आपको अबसदा में भी पूछ सकते हैं। शिरीष के फूल निबंध से लिया गया है। इस लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से उन नेताओं पर व्यंग्य किया है जो समयानुसार अपनी जगह नहीं छोड़ते। उन नेताओं पर क्या किया गया, करारा व्यंग्य किया गया है कि भाई आप बुजुर्ग हो गए हो, अब जगह छोड़ो, अब युवा पीढ़ी को आगे आने दो। उसी प्रकार शिरीष के फूल के माध्यम से यहां पर तुलना की गई है। यहां पर क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है और ये विशेष लिखने हैं। मैं इस पूर्व प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 3 चीजें कहने का मतलब इसके अंदर आपको करनी है, ठीक है। इस प्रकार से विशेष भी आप लिख देना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है, मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष के नाते जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए कि अपनी नवनिर्मित बस्ती में नियमितीकरण करने की व्यवस्था में प्रशासन, जैसे प्रशासन शहरों के संग किए जाने की नियत तिथि करने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। एक पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आए तो फिर ये जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने, नामावली में सुधार करने के लिए अधिसूचना, क्या लिखनी है, अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार करना है। कौन सा प्रारूप होगा, ये हो गया आपका, इस तरफ तो लिखना आपको पत्र क्रमांक, ठीक है। इस तरफ लिखना आपको दिनांक, ठीक है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय जयपुर, नवनिर्मित बस्तियों का निर्मितीकरण के संबंध में महोदय जी,
ठीक है। निवेदन है कि वर्तमान राजस्थान सरकार आदेश ने एकल खिड़की नामक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। इस कार्यक्रम में निवेदन है कि सभी नागरिकों को अपनी आवास समस्याओं का समाधान हेतु आवासीय कॉलोनियां बसाई जाए। इस कॉलोनियों के निर्माण में जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण में नगरीय परियोजनाओं के अनुरूप कार्यक्रम किया जाए और अपनी बस्ती को नियमित करवाना चाहते हैं। हमें जेडीए में नक्शा तथा अन्य कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अतः प्रार्थना है कि आप प्रशासन शहरों के संघ जैसा आयोजन अवसर पर हमारी नवनिर्मित बस्तियों को निर्मित करने की कार्रवाई करें। इसमें कोई तिथि निश्चित करें, हमें सूचित करें, हमारी बस्ती में नागरिक उपस्थित रह सके और विकास शुल्क राशि जमा करा सकते हैं। यहाँ पर बहुदीय लिखना, हस्ताक्षर कुछ भी, ये अध्यक्ष साहब है तो उनका नाम लिख रखा है तो यहाँ पे साइन कर देना। अगर पेपर में नाम हो तो नाम लिख देना, नहीं हो तो अपने ये लिख देना क ख और ये ग या फिर अ ब स ये लिख देना। अगर ये आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ये आपको अधिसूचना लिखना है। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर, इधर वही चीजें आ जाएगी, पत्र क्रमांक, इधर वही चीजें आ जाएगी, दिनांक। ठीक है। फिर उसके अंदर कि भाई सर्वसाधारण सूची दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अभी लोकसभा के चुनाव भी है तो पूछ सकते हैं। लोकसभा में सामान्य निर्वाचन के सूचित किया जाता है कि आयुक्त निर्वाचन राजस्थान निर्देशानुसार मतदाता सूची नामावली में नाम जोड़ने हटाने, नामावली में प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार करने हेतु 23 फरवरी 24 फरवरी दिनांक 2024 को दिवसीय में शिविर में प्रत्येक मतदाता स्थल पर तहसील उप जिला कलेक्टर एसडीएम साहब मुख्यालय तथा ब्लॉक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर में किया जाएगा। अतः समस्त मतदाता नागरिक उक्त शिविरों में स्वयं उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन करें। कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर नामावली सूची में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन पर टोल फ्री नंबर, जो भी नंबर दे रखे हो तो कुछ भी नंबर लिख देना आप। ठीक है। हस्ताक्षर जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर। बस इतना सा काम करना है, इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आएगा आपके एक निबंध आएगा। क्या आएगा? निबंध आएगा। अब ये निबंध कौन सा है? ठीक है, निबंध राजस्थान में बढ़ता जल संकट। अब इसके लिए क्या करना? प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना। ठीक है, जल संकट के कारण, ठीक है, संकट के समाधान हेतु सुझाव और उपसंहार। ठीक है, इनको बड़ी भली भांति से पढ़ना। और ठीक है, अब हाँ ठीक है, प्रस्तावना में ये लिख देना कि जल का क्या महत्व है। ठीक है, जल के बारे में आप ये चीजें आप पढ़ लेना और उसको लिखना परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद जल संकट की स्थिति। राजस्थान में प्राचीन काल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है किस प्रकार से लिखा जाएगा वो निबंध। ठीक है, उसको आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक है, और आपको कुछ कोटेशन याद आ रहे हैं निबंध के अंदर तो भी आप लिख सकते हैं। राजस्थान में जल संकट के प्रमुख कारण कौन से? राजस्थान में पहले शुष्क मरुस्थलीय भूभाग होने के कारण जलाभाव है, जल का काफी अभाव है। उत्तरोत्तर आबादी बढ़ रही है राजस्थान की और औद्योगिक गति भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर शहरों और बड़ी औद्योगिक इकाइयों में भूगर्भिक जल का दोहन की बड़ी मात्रा में हो रहा है। में जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं तो जल का दोहन भी बढ़ेगा। खनिज संपदा, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, चना पत्थर नहीं चूना पत्थर, चूना पत्थर आदि का विदोहन से भी धरती में जल स्तर गिरता जा रहा है। जैसे जैसे दोहन किया जा रहा है वैसे वैसे जल स्तर डाउन होता जा रहा है जल संकट के कारण। दूसरी ओर वर्षा काल में सारा पानी बाढ़ के रूप में बह जाता है। शहर में कंक्रीट डामर के निर्माण कार्यों में धरती के अंदर वर्षा का पानी नहीं जा पाता है। इस कारण पाताल तोड़ कुएं और सूख गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में वर्षा की अल्प मात्रा हो रही है। इस कारण बांधों, यहाँ पर बांधों है, ठीक है, बांधों, जिलों, तालाबों, पोखरों में पानी समाप्त हो गया है। इन सब कारणों से यहाँ पर जल संकट क्या होता जा रहा है? गहराता जा रहा है। ये प्रमुख कारण है, बुलेटिन कारण है इसका। और इस जल संकट के सुझाव क्या है? राजस्थान में बढ़ते जल संकट के सुझाव। भूगर्भ में जल की असीमित विदोहन को रोका जाए। आप पॉइंट बना करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? खनिज संपदा में विदोहन को नियंत्रित किया जाए। शहरों, ये पॉइंट जो मैंने साथ में डाल दिए इनको आप यहाँ पर बारी बारी से आप लिख देना पॉइंटों को। ठीक है, ताकि वो थोड़ा आपका उत्तर अच्छा लग जाएगा। ठीक है, ये इसमें बिना जल के होए नहीं कोई भी काम, इसे साफ रखने हेतु करे उपाय तमाम। ये कोटेशन लिख दोगे तो आपका उत्तर काफी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, इस प्रकार का आप लिखोगे तो आपका उत्तर कहने का मतलब काफी शानदार उत्तर की गिनती में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी आशा और अपेक्षा रखता हूं आपसे कि आप सही ढंग से उत्तर लिखेंगे और पूरे पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट करना, क्योंकि समय आपके पास काफी कम रहेगा, प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, आपके लिए मैं ये प्रश्न पत्र डिजाइन करके लेके आया हूं, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे मॉडल पेपर के रूप में कल के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।